उसने दरवाजा खोला तो सामने ही विक्रम को खड़ा पाया, पर इस बार तो बाजी उल्टी थी। विक्रम प्रीति को एक टक देखते ही रह गया। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रीति मुस्कुरा दी। उसने मन में कहा, मिस्टर खड़ूस, मैं भी देखना चाहती हूँ। तुम कब तक नहीं कहोगे कि तुम्हें मुझसे प्यार है, और अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल में प्यार की आग लगानी कैसी है। वक्त भी है ठहरा हुआ सा, कैसे और क्यों ये हुआ है। काश तू ऐसे आए जैसे आती है कोई दुआ। तू रूह की राहत हो गया है, तू मेरे इश्क की इबादत हो गया है। कर दे अपने कर्म की अदाएं इधर भी, कर दे अपने बेसब्र से निगाहें इधर भी। विक्रम अभी भी प्रीति को एक टक ही देख रहा था, तो धीरे धीरे प्रीति भी उसमें खो गई। नानी जी ने नीचे से फिर एक आवाज लगाई, विक्रम, प्रीति, क्या हुआ? तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं? उनकी आवाज सुनकर प्रीति ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को हिलाया तो विक्रम घबरा गया। उसने हड़बड़ाते हुए प्रीति से कहा, वो नानी आई थी तो उन्होंने तुम्हें बुलाया था, मैं तुम्हें इसलिए बुलाने आया था। विक्रम की लाइन पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहा, तो अपने बालों पर हाथ फिराकर बोला, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। अपने सिर पर टपली मारते हुए वो नीचे की तरफ चला गया। प्रीति मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। फिर वो भी अपनी झुमकी को कान में पहनते हुए नीचे की तरफ उतरने लगी। दिल्ली की एक अंडरग्राउंड जगह पर सुधा अपने ख्यालों में डूबी थी। उसके सामने तनु, तेज, प्रीति और विक्रम की तस्वीरें लगी हुई थी। उसने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, जो मुझे नहीं मिला वो तो मैं किसी को भी नहीं मिलने दूंगी। कुछ दिन और सही, जी लो अपनी जिंदगी। तुम लोगों ने मुझे जेल भिजवाया था, इस बात का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, और इस बार ऐसा वार करूंगी जिसकी कोई काट ना हो। धीरे धीरे करके तुम चारों को मरना ही पड़ेगा। उसने तेज की फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो मेरे दीवाने थे, तुम मुझे छोड़कर उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हारे जैसे हैंडसम आदमी को तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने सोचा था कुछ साल मॉडलिंग करूंगी, यदि शादी का मन होगा तो तुम जरूर मेरा इंतजार करोगे, पर तुम तो 1 साल में ही मुझे भूल गए, मेरा इंतजार भी नहीं कर पाए। मैंने तुम्हें प्यार के जाल में ऐसा फंसाया था, पर तुम फिर भी निकल गए। इस बार मैं ऐसा जाल बुनूंगी, इसमें से तुम निकल ही नहीं पाओगे। और तुम्हारी ये सो कॉल्ड वाइफ समझती क्या है अपने आप को? मैं उससे बस 2-3 साल ही छोटी हूँ, पर फिर भी मुझे दीदी बुलाती है। उसकी तो जबान ही खींच लूंगी मैं, देख लेना। फिर उसने विक्रम के चेहरे पर हाथ फेर कर कहा, और तुमने मुझे ठुकराया? अरे क्या नहीं है मेरे पास? अच्छे अच्छे आदमी मेरे नीली आंखों में फंस जाते हैं। वो तेज भी नहीं बच पाया इन नीली आंखों के जादू से, पर तुम कैसे बच गए? खैर कोई बात नहीं, पर मुझे ठुकराने की सजा तो बनती ही है। जब तुमने ठुकराया था तब तुम्हें पाने की लालसा बढ़ रही थी, पर बीच में ये प्रीति आ गई, वरना तुम तो मेरे जाल में फंसे हुए थे। तुम तो अपने पापा के भक्त थे, फिर तो ये शादी होनी ही थी। फिर उसने प्रीति की फोटो को पॉइंट करते हुए कहा, और ये बाईजी टाइप की लड़की बड़े ही तेज दिमाग की बनती है। इसने भी मुझे आंटी कहा था, समझती क्या है अपने आप को? इसे भी देख लूंगी, कितनी बार मरते मरते बची है, पर इस बार नहीं। फिर उस कमरे में किसी के बार बार हंसने की आवाज आती रही, जो कुछ ही पल बाद मध्यम हो गई और कमरा शराब और वाइन की स्मेल से भर उठा। उधर खंडाला में तेज को अभी तक नहीं पता चला था कि सुधा है कहाँ। उसने अपने सारे आदमियों को लगा दिया था, पर सुधा जाने किस कोने में जाकर छुप गई थी कि उसका पता ही नहीं चल रहा था। इन सब से ध्यान हटाकर तेज अपनी तरफ से तनु, तेजांश और तनुवीर को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। तनु भी महसूस कर रही थी कि तेज कई दिनों से बहुत परेशान है, पर तेज की परेशानियों को कैसे दूर करे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे तेज की उस दिन की बात याद आ गई, जब तेज की शरारत भरी आंखें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। तेज भी समझ रहा था कि अब तनु के दिमाग में क्या आने लगा है। तेज के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई तो तनु ने धीरे से नाम में सिर हिला दिया। तेज ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, आखिर कब तक? तनु ने घबराते हुए कहा, मुझे घबराहट हो रही है, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। तेज ने भी अचानक ही उसका हाथ छोड़कर कहा, यदि मैं कहूँ कि अब मैं सब संभाल लूंगा, क्या तब भी नहीं? तनु ने भी उसकी गहरी काली आंखों में देखा। शायद न्याय करने की कोई गुंजाइश बची नहीं थी। वो मुस्कुरा दी और बहुत तेजी से वहां से भाग गई। तनु ने जब उस पल को याद किया तो उसने सोचा, क्या तेज इसलिए परेशान है? वैसे सच ही है, उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए।
आखिर मैं उन्हें कब तक रोकूंगी? उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो उस समय होश में नहीं थे, पर अब मैं उन्हें रोक भी नहीं पाऊंगी। तो फिर उन्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तनु मन ही मन कुछ प्लान बनाने लगी। तेजांश और तनुवीर के लिए तो केयरटेकर और मार्गरेटा थी, इसलिए उसने उन पलों को खास बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की। जब उसने पूरी प्लानिंग कर ली तो वो अपनी सोच पर मुस्कुरा दी और धीरे से ही अपने आप से बोली, तो मिस्टर तेज, जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, पर कुछ खास तरह से। पर अब उस प्लानिंग के लिए उसे किसी की सहायता की जरूरत थी। अरुण से कहती तो मन ही मन वो उसका मजाक बनाता, तो अब किससे कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे शिल्पा की याद आई। उसने मुस्कुराते हुए शिल्पा को फोन लगाया। शिल्पा ने फोन उठाकर कहा, क्या बात है मेरी जान, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई? तनु मुस्कुराकर बोली, हाँ, पर तुझे तो वो भी नहीं आई। पहले तो कितना फोन लगाती थी, पर अब मुझे भूल गई है। शिल्पा भी मुस्कुराकर बोली, हाँ यार, थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ। पलक भी स्कूल जाने लगी है तो थोड़ा समय मिलता है और बाकी के समय उसमें बिजी हो जाती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे दोनों राजकुमार कैसे हैं? तनु ने थोड़ी उदासी से कहा, बहुत अच्छे। अब दोनों राजकुमार के पापा को मनाना है, जो मुझसे कई दिनों से नाराज है, ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। शिल्पा ने चौंकते हुए कहा, अब ये भाई को क्या हो गया? एक ले देकर थोड़ा बहुत विक्रम का चैप्टर क्लोज हुआ था तो भाई ने अपना चैप्टर खोल दिया। क्या मैं बेचारी सबके चैप्टर सही करती रहूंगी? उसकी बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। कुछ देर बाद शिल्पा ने तनु से कहा, अब बता, क्या बात है जिसको तू अपनी हंसी में छुपा रही है? तनु की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने कहा, तुझे कैसे पता चला? शिल्पा मुस्कुराकर बोली, अच्छे से जानती हूँ तुझे, चल बता क्या बात है? तनु ने संकुचाते हुए कहा, वो तेरी मदद चाहिए थी। शिल्पा ने कहा, अब मदद चाहिए तो उसके लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? तू कब से इतना सोचने लगी? तनु ने फिर कहा, बात ही ऐसी कुछ है। शिल्पा ने कहा, ओ तेरी, कहीं तू मुझे एक बार और मौसी तो नहीं बनाने वाली? तनु ने उससे मुस्कुराकर कहा, हट पगली, कुछ भी सोचती है। तनु ने फिर शिल्पा से कहा, वो मुझे उन्हें सरप्राइज देना है तो तुम्हारी मदद चाहिए। शिल्पा ने कुछ सोचते हुए तनु से कहा, यार, शादी की सालगिरह तो अभी है नहीं और कोई ऐसा ओकेजन भी नहीं है, तो तू भाई को सरप्राइज देना क्यों चाहती है? कुछ समझ नहीं आया, जरा ठीक से समझाओ। तनु ने इधर उधर देखा, फिर उससे कहा, सच बता, तू मेरी बात सुनकर हंसेगी तो नहीं? उसकी बात सुनते ही शिल्पा को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर वो अपनी हंसी दबाकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बता क्या बात है? तनु ने कहा, वो हमारी फर्स्ट नाइट कुछ अधूरी थी तो उसे ही पूरा करना है। शिल्पा ने आश्चर्य से अपने सिर पर टपली मारकर कहा, क्या बात करती है? तेरे दो दो बच्चे हो गए हैं और तू कह रही है कि फर्स्ट नाइट अधूरी रह गई? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो खुद ही मुस्कुरा दी। उसे ऐसे बेवजह मुस्कुराते देख तनु ने गुस्सा होते हुए कहा, देख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू हंसेगी नहीं। अगर हंसी तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शिल्पा ने अपनी हंसी दबाकर फिर कहा, अरे मैं समझ गई कि तुझे अपनी सुहाग रात की पूरी अरेंजमेंट करनी है। तनु ने कहा, हाँ, शायद ऐसा ही है। शिल्पा ने फिर कहा, पर ये मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। तनु ने अपने माथे को सहलाते हुए मन में कहा, ये जेम्स बॉन्ड जब तक पूरा खोद खोद कर जान नहीं लेगी, इसे चैन नहीं आएगा। पूरी बात इसे बतानी ही पड़ेगी। तनु ने शिल्पा से फिर कहा, उस रात तेजी नशे में थे और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ इस बार मैं उनके लिए, उन खास पलों के लिए पूरी तरह से तैयार रहूं। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो मेरी जान, तो ये बात है। ठीक है, तो राजवीर से कह के हम दोनों तुम्हारे लिए पूरा अरेंजमेंट कर देंगे, तुम परेशान मत हो। बस ये बताओ, तुम भाई को सरप्राइज कब देना चाहती हो? तनु ने मुस्कुराकर कहा, कल देना कैसा रहेगा? शिल्पा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो फिर डन, मैं राजवीर से बात करके बताती हूँ, फिर उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। फिर दोनों ने फोन रख दिया। तनु तो इसी में बिजी हो गई कि उसे कल क्या पहनना है, कैसे रहना है और कैसा दिखना है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी बच्चे के रोने की आवाज आई तो वो मुस्कुराकर बोली, पर इन दोनों को भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए इनका भी ध्यान रखना होगा। इस बार मैं तेज की सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। अब उनके मन में कोई भी नाराजगी नहीं होगी। काठ गोदाम में प्रीति तैयार होकर नीचे आई तो देखा नानी आ चुकी थी। प्रीति को गुलाबी साड़ी में देखकर कुछ पल के लिए विक्रम तो पलक झपकाना ही भूल गया था। उसके दूधिया रंग पर गुलाबी रंग बहुत खिल रहा था।
पर विक्रम को ऐसे प्रीति को ताकते देख नानी मुस्कुरा दी और विक्रम के हाथ को पकड़कर बोली, मेरी बहू को ऐसे घूर घूर के मत देखो, उसे नजर लग जाएगी। नानी की बात सुनकर विक्रम ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उधर प्रीति के चेहरे पर भी शर्म की हल्की पर दिखाई देने लगी। नानी जी ने प्रीति को अपने पास आने का इशारा किया तो प्रीति आकर उन्हीं के पास बैठ गई। नानी ने उसके हाथों को पकड़ा और उसकी कलाई की चोट को देखकर कहा, ये तो अब काफी ठीक हो गई है, तुम्हारा पैर कैसा है? प्रीति ने कहा, अब ठीक है नानी। नानी ने विक्रम को देखते हुए कहा, विक्रम, जब से तुम्हारी शादी हुई है हमने अभी तक घर में कोई पूजा नहीं रखी और इतनी परेशानियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नजर लग गई है। तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों मिलकर एक बार फिर से कुल देवी देवता की पूजा कर लो। वो इस बार हम घर पर ही करेंगे। तुम्हारे पापा अभी चुनाव में बिजी हैं, तो तुम्हें ही प्रीति के साथ ये पूजा करनी है। तुम बताओ, तुम दोनों कब फ्री होंगे? विक्रम और प्रीति दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था पूजा मतलब आधा दिन और बिजी, फिर अभी उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना भी जरूरी था। विक्रम ने कहा, जब आप कहे नानी, बस मैं ज्यादा समय इसमें नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे अर्जेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। फिर मुझे 2-3 प्रोजेक्ट और भी यहाँ पर उसे आश्रम के लिए शुरू करने हैं। तो जब आप कहें तब हम पूजा कर लेंगे। नानी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ठीक है, हम अपने पंडित जी से पूछकर पूजा का सही समय और दिन निकलवा लेते हैं। फिर तुम दोनों उसी दिन पूजा करना। और अभी इतनी दूर से आई हूँ, मुझे तो किसी ने खाने के लिए पूछा भी नहीं। प्रीति जो अभी तक चुपचाप बैठी थी वो अपने सिर पर टपली मारकर बोली, वो सॉरी नानी, वो तो मैं भूल ही गई। आप बैठकर बातें करिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। विक्रम और नानी को छोड़कर प्रीति किचन की ओर चली गई। प्रीति के जाते ही नानी जी ने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम्हारे और प्रीति के बीच अब सब ठीक है ना? या अभी भी प्रीति उस लड़के का क्या नाम था? हाँ, समीर, उसे भूली नहीं है? विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ नानी, पर समीर ने मुझसे कहा है कि वो प्रीति से अब प्यार नहीं करता और प्रीति भी मुझसे कह चुकी है कि वो भी अब समीर से प्यार नहीं करती। नानी ने विक्रम के हाथों पर हाथ रखकर कहा, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? क्या बात है? विक्रम ने कहा, नानी, वो सुधा फिर से जेल से बाहर आ गई है और मैं जानता हूँ वो फिर प्रीति को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। मैं उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर वो मिल नहीं रही है। मैं प्रीति को भी कहना चाहता हूँ कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, पर ये बीच में सुधा आ गई तो सोचता हूँ पहले इसका चैप्टर क्लोज करूँ ताकि हमारे बीच में कोई भी ना आ सके। नानी ने गंभीरता से हाँ कहा, पर अभी भी उनका दिमाग प्रीति और विक्रम के कुछ सही कुछ बिगड़ते हुए रिश्ते पर ही अटका हुआ था।